All the thoughts shared in this video is of the author of the book being taught. I have no intention to insult or hurt anybody's feelings. Welcome to Science Classroom, the step to your dream. वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 8 एडवेंट ऑफ द आर्यंस एंड द एज ऑफ द ऋग्वेद। भारत में आर्यंस का आवागमन और जो ऋग्वेद का जो फेज़ है, कहने का मतलब वैदिक एज का अर्ली फेज़, वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज। तो इस चैप्टर में हमारा जो टॉपिक्स होगा वो होगा ओरिजिनल होम की जो आर्यंस थे वो कहाँ से आए थे, उनकी ओरिजिनल आइडेंटिटी क्या थी, उनके ट्राइब्स में क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थे, क्या क्या चीज़ें हो रही थी। कॉन्फ्लिक्ट्स कहने का मतलब मतभेद या जिसमें लड़ाइयाँ भी आप ले सकते हैं। मटेरियल लाइफ क्या थी, कौन कौन सी चीज़ों को यूज़ क्या करते थे, कैसे कैसे उनमें ट्रेड था नहीं था, इन सारी चीज़ों को। ट्राइबल पॉलिटी क्या थी, किस तरीके से एक ट्राइब जो है वो एडमिनिस्टर हुआ करता था, किस तरीके से उनका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसको पढ़ेंगे, किस लेवल का एडमिनिस्ट्रेशन था। साथ में उनकी फैमिली में क्या क्या थे, उनकी फैमिलीज किस तरीके की थी, साथ में क्या सोशल डिविजन्स थे, और सबसे आखिरी में जो पढ़ेंगे अर्ली वैदिक फेज़ के कि वो कौन कौन से गॉड्स को पूजा करते थे। जो ऋग्वेदिक गॉड्स हैं, जो ऋग्वेद में जो गॉड्स के बारे में है, उनको पढ़ेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा ओरिजिनल होम एंड आइडेंटिटी। आर्यंस जो थे वो साउदर्न रशिया और सेंट्रल एशिया के रीजन के ट्राइब्स थे। कहने का मतलब नोमैडिक जीवन था उन लोगों का। नोमैड्स थे वो, जो स्टेपीज है, घास का मैदान है, एक बहुत बड़ा सा एरिया है साउदर्न रशिया से सेंट्रल एशिया के बीच में, वहाँ के रहने वाले थे। वो लोग इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेस बोलते थे। एक फैमिली ऑफ लैंग्वेज है जिसमें हम लोग जानते हैं जहाँ से संस्कृत है, जर्मन है, जो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं बहुत सारे, वो सारे, इसके पर्शियन है, ये सारे लैंग्वेजेस जो है एक ही यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज हैं, इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज। इसका पहचान हम लोग कैसे करते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं कि पर्शियन में माँ को कहते हैं माद्र, इस तरह से कह सकते हैं, या फिर मदर कहते हैं इंग्लिश में। तो ऑलमोस्ट सिमिलर साउंड करता है। तो सिमिलर साउंड करने वाले जो लैंग्वेजेस होते हैं वो एक ही फैमिली में आते हैं। तो इंडो यूरोपियन फैमिली जो लैंग्वेजेस का वो बोला करते थे। जैसे कि इस मतलब इंडो यूरोपियन फैमिली के लैंग्वेजेस में सबसे पुराना जो टेक्स्ट हम लोग को मिलता है वो है ऋग्वेद, ठीक है, जो कि एक संस्कृत टेक्स्ट हम लोगों को पता है। और इसमें जो आर्या वर्ड है वो 36 टाइम्स अपीयर हुआ है। तो इसलिए हम लोग यहाँ से कहते हैं कि ये जो लोग थे, क्योंकि ऋग्वेद में खुद लिखा गया ये लोग आर्य थे, तो इसलिए नाम आता है आर्यंस। ये जो ऋग्वेद है इसमें कई सारे हिम्स हैं जो कई सारे देवी देवताओं के मतलब के विषय में लिखा गया है। हिम्स कहते हैं एक तरह से जो भजन सब होते हैं, है ना, भजन जो हो गया जितने भी, वो सारे हिम्स होते हैं। तो उसमें कई सारे देवी देवता हैं, जैसे अग्नि हैं, इंद्र हैं, मित्रा है, वरुण हैं, ये सारे। इसके अलावा कई सारे गॉड्स हैं जो कि हम लोग लास्ट सेक्शन में पढ़ेंगे। उन सब के मतलब विषय में, उन सब से रिलेटेड हिम्स हैं, भजन का एक कॉम्पोजिशन है पूरा। तो टोटल 10 मंडलाज या फिर ये कह लें कि 10 बुक हैं, जिसमें से सेकेंड बुक से लेकर के 7th बुक जो है वो अर्लीस्ट वर्जन है। 1 और 10 जो है, फर्स्ट और 10th जो लास्ट है, ये सारे लास्ट वर्जन हैं। बीच के 8 और 9 जो है वो बीच के रीजन में कंपोज किए गए हैं। जो हम लोगों को स्पेसिमेंस मिलता है इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस का, बहुत जगहों से मिलता है। जो सबसे पुराना है वो हम लोगों को इराक से मिला है, 2200 BC या 2200 BC में है, मिला है। इसके अलावा हिटाइट इंस्क्रिप्शन है जो कि एनाटोलिया, जिसका पुराना नाम है, नया नाम टर्की है, वहाँ के इंस्क्रिप्शन से भी हम लोगों को मिला है। कैसाइट इंस्क्रिप्शन है जो कि कैसाइट इंस्क्रिप्शन है जो कि 1600 BC इराक से हम लोगों को मिला है। उसमें भी आर्यन नेम्स हैं, जैसे कि वहाँ पे डिस्क्राइब किया गया उस इंस्क्रिप्शन में कि कैसे आर्यंस आए और कैसे उन लोगों का विस्तार हुआ है, मतलब उन जगहों पर कह सकते हैं कि रूल इस्टेब्लिश हुआ है, उसको लिखा गया है। इसके अलावा मिटन्नी इंस्क्रिप्शन हैं जो कि सीरिया से हैं, 14th सेंचुरी का इंस्क्रिप्शन है। तो इन सब में आर्यंस का जिक्र है। एवेस्टा जो बुक है, जो धार्मिक ग्रंथ है, जो कि जो ईरानियन लैंग्वेज है उसका सबसे पुराना टेक्स्ट है, वो और ऋग्वेदा में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे कि वो लोग सेम गॉड्स का, सोशल क्लासेस का सेम नाम है। जैसे जितने भी सोशल क्लासेस हैं
और जो गॉड्स हैं लगभग सिमिलर नेम्स यूज़ किया गया है। तो एवेस्टा और ऋग्वेद में ऑलमोस्ट सिमिलरिटीज़ दिखाया जाता है। तो कहने का मतलब जो ईरान का जो भी क्या कहते हैं कि लोग थे, या कह सकते हैं कि जो नॉर्मल हैबिटेंट थे वो अलग होंगे, लेकिन ईरान में भी जो लोग आके बसे वो आर्यंस ही थे। क्योंकि जो संस्कृत टेक्स्ट है हमारा और जो पर्शियन टेक्स्ट है, इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। सबसे पहले जो इनका अपीयरेंस हुआ, सबसे पहले जो ये आए वो सेंट्रल एशिया और ईरान के रीजन में आए। सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान उज़्बेकिस्तान वाला रीजन है, उस रीजन में, और ईरान के रीजन में आए। इंडिया में ये अराउंड 1500 BC के हम लोगों को इनका सबूत मिलता है कि 1500 BC तक ये आए थे। इनका जो लाइफ था वो पेस्टोरल था। इनका प्राइमरी कह सकते हैं कि काम था वो था पास्टोरल लाइफ फॉर्म था। कहने का मतलब कि जितने भी कैटल्स थे इनके, उन सबको एक चराते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो पेस्टोरल लाइफ फॉर्म था। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल भी था, लेकिन एग्रीकल्चरल भी था तो वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं थे एग्रीकल्चर पे। और एग्रीकल्चर करते भी थे तो वो फॉडर के लिए करते थे, चारा के लिए करते थे। मेल डोमिनेटेड सोसाइटी था जहाँ पे मेल का रूल चलता था। इसके अलावा हॉर्सेस जो हैं, हॉर्सेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं इनके लाइफ में। हॉर्स डोमेस्टिकेशन हम लोगों को देखने को सबसे पहले मिलता है जो 5000 BC से 5999 BC तक, मतलब 6 मिलियन BC में हम लोगों को ब्लैक सी और उरल माउंटेन एरिया में हॉर्स के डोमेस्टिकेशन का साइंस मिलता है। जो अर्ली आर्यंस थे, जो कि पहले आए थे, वो ईस्टर्न अफगानिस्तान, इसके अलावा नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर जो है, जो पाकिस्तान का रीजन है, प्रोविंस है, इसके अलावा पंजाब और यूपी में थोड़ा बहुत ना, अपर रीजन में, वेस्टर्न यूपी के रीजन में हम लोगों को दिखता है कि ये पहले अर्ली आर्यंस जो थे वो इस रीजन में सेटल हुए थे। ये पूरा रीजन जहाँ ये बसे हुए थे उसको कहते हैं लैंड ऑफ द 7 रिवर्स, क्योंकि यहाँ पे 7 नदियों का मतलब 7 नदियाँ यहाँ बहती थी। जैसे कि एक नदी है कुबा का जो अभी का नाम है वो काबुल है। काबुल कैपिटल नहीं अफगानिस्तान का, काबुल एक नदी का भी नाम है। इसके अलावा इंदस जो कि इनका पार एक्सीलेंस था। कहने का मतलब ये इन लोगों के ज़िंदगी का मूलभूत सोर्स था। तो सिंधु नदी, इसके अलावा सतुदरी जो कि आजकल सतलज हम लोग जानते हैं सतलज के नाम से, परूसनी जो कि रावी नदी है, असिकनी जो कि चेनब नदी है, वितस्ता जो कि झेलम है, और विपस जो कि बीस नदी है। तो 7 नदियों का रीजन था, इसलिए कई जगह पे सप्त सिंधु भी पढ़िएगा आप लोग। लैंड ऑफ द 7 रिवर्स भी कहा जाता है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रिवर है जो कि सरस्वती है, जिसको नदी तारना कहा गया है ऋग्वेद में। नदी तारना का लिटरल मीनिंग होता है रिवर्स में सबसे बेस्ट रिवर, है ना। अब चूंकि अभी हम लोगों को सरस्वती देखने को नहीं मिलती वो नदी, तो ऐसा पहचाना जाता है कि जो हरकवती नदी है, या जो कि जिसको गिलमंड रिवर भी कहते हैं अफगानिस्तान का, ये वो हो सकती है, या नहीं तो जो घग्गर हाकरा चैनल है हमारा, ये वो भी हो सकती है। तो चूँकि सरस्वती का ऐसा कोई अभी हम लोगों को देखने को नहीं मिलता, तो हम लोग रिलेट करते हैं कि सरस्वती जो लिखा गया वो इन्हीं दो में से कोई एक नदी होगी। आर्यंस कई वेव्स में माइग्रेशन किए, कई सारे मैनी वेव्स में माइग्रेशन हुआ उनका। जो सबसे पहला वेव है वो ऋग्वेदिक पीपल का है, जो कि अराउंड 1500 BC का, है ना, क्या कहते हैं, आवागमन उनका हुआ था, माइग्रेशन हुआ था। अब जब माइग्रेशन हुआ था तो यहाँ के इंडिजिनस लोगों से उनका ज़रूर कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ होगा, ज़रूर कहीं ना कहीं क्या कहते हैं कि एक तरह से आमना सामना हुआ होगा। तो जो दासाज थे, दासाज कहते हैं जो शुरू के ही कुछ आर्यंस होंगे जो बहुत पहले ही आसपास के रीजन में आके बसे होंगे, है ना, इसलिए इनको अर्ली आर्यंस भी कहते हैं, ऋग्वेद में कहा गया है। क्योंकि ऋग्वेद में ये कहा गया कि जो आर्यंस चीफ्स थे, है ना, जो अभी जो आर्यन आए थे ऋग्वेद के फेज़ में, इस रीजन में 1500 BC में, वो जो थे वो दासा के साथ या दासा के खिलाफ बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या बहुत ज़्यादा कठोर रूप नहीं अपनाते थे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल भी है कि जो दिवोदासा है भारत क्लैन से, वो संबरा को हराया था। संबरा एक दासा क्या कहते हैं दासा ग्रुप से था, तो उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा ही क्रूर रूप नहीं दिखाया आर्यन चीफ ने। तो कहने का मतलब ये ज़रूर कहीं ना कहीं शुरू के ही कुछ जो माइग्रेंट्स होंगे आर्यन, उनमें से कोई होगा।
जबकि वहीं पे दस्यूज़ जो हैं, दस्यूज़ का जो है वो ये यहाँ के कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट होंगे वो होंगे, क्योंकि दस्यूज़ को बहुत ही नीचे के हिसाब से मतलब आर्यन चीफ्स ने ट्रीट किया, बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल रहे इनके खिलाफ। और हम लोगों को ऋग्वेद में कई जगह पे रिपीटेडली दस्यु हत्या लिखा गया है, देखने को मिलता है। दस्यु हत्या मतलब किलिंग ऑफ या मर्डर ऑफ दस्यूज़। तो इस तरह से कहा जाता है कि हो सकता है ये या ओरिजिनल क्या कहते हैं इनहेबिटेंट्स होंगे यहाँ के। और हम लोग आगे पढ़ेंगे भी कि दस्यूज़ और जो आर्यंस थे उनके बीच जो इथनिसिटी है या कहते हैं कि रेस है वो भी अलग था। आर्यंस गोरे थे और जो दस्यूज़ थे वो काले थे। दस्यूज़ का एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है हम लोगों को ऋग्वेद में। जो आर्यन चीफ है तरासा दस्यु, उसने इन लोगों को हराया था और काफ़ी बड़े स्केल पे इन लोगों को स्लेव भी बनाया था, स्लेवरी में इन लोगों को लाया था। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्राइबल कॉन्फ्लिक्ट्स। जो ट्राइब्स के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा उसको पढ़ेंगे। तो ऋग्वेद में जो इंद्र भगवान हैं उनको पुरंदर के नाम से कहा गया है, ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स मतलब किलों को तोड़ने वाले। इनका जो क्या कह सकते हैं एक पहचान है, कैरेक्टरिस्टिक है वो कि ये हॉर्स से खींचने वाले रथ को यूज़ किया करते थे। जितने भी सोल्जर्स थे इनके बहुत ही अच्छे तरीके से वर्मन जो है एक तरह से कह सकते हैं कि कोट है पहनने वाला जो कि सुरक्षा करता है हथियारों के खिलाफ, है ना, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि शील्ड है ना, शील्ड भी कहते हैं तो बॉडी शील्ड एक तरह से, है ना, उनसे इक्विप्ड होते थे इनके जो सोल्जर्स थे। दो तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं। एक है कि उनके साथ जो प्री आर्यंस हैं, ठीक है, प्री आर्यंस कहने का मतलब जो पहले से यहाँ पे हैं। और एक कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है कि आर्यन क्लैंस में अपने अंदर जितने भी आर्यन क्लैंस थे उनमें भी कुछ मतभेद था। तो टोटल जो जितने भी ट्राइब्स हैं उनको 5 ग्रुप्स में बांटा गया, इसलिए इसको पंचजन कहा गया है। लेकिन ये हम लोगों को देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 ही होगा, हो सकता है उससे ज़्यादा भी हो। जिसमें से जो भरत थे और जो त्रित्सु थे, ये 2 जो क्लैंस थे वो रूलिंग क्लैंस थे। इनको सपोर्ट था जो प्रीस्ट थे, वशिष्ठ, है ना, प्रीस्ट मतलब जो कह सकते हैं कि पंडित होंगे, है ना, उनका सपोर्ट इनको था। इसलिए ये दोनों रूलिंग क्लैंस थे। जो भारतवर्ष जो नाम पड़ा है वो भरताज क्लैन के ही वजह से पड़ा है। तो जो भरताज थे या भरत थे, है ना, उनको क्या कहते हैं 10 चीफ्स जो थे, 10 ऐसे यहाँ के चीफ्स थे जिन्होंने अपोज किया था। इसलिए उनके बीच भरत के बीच और जो 10 चीफ थे यहाँ के उनके बीच लड़ाई हुई थी, जिसको बैटल ऑफ 10 किंग्स भी कहते हैं, ठीक है। जिसमें से 5 चीफ आर्यन के थे और 5 दूसरे चीफ्स थे जो आर्यंस नहीं थे, ठीक है। और ये लड़ाई हुई थी, बैटल ऑफ 10 किंग्स हुई थी परुष्णी, जो कि रावी नदी है उसके, है ना, किनारे पे, है ना। इस लड़ाई में सुदास का वो जीत हुआ। सुदास भरत से ही थे, है ना, भरत का जीत हुआ। और जो भरत थे उनका यहाँ पे रूल मतलब इस्टेब्लिश हो गया, सुप्रीम हो गए वो। और जो डिफीटेड क्लैंस थे, ये जो 10 चीफ्स थे अलग अलग क्लैंस के, उनमें से एक क्लैन था पुरुष, स्ट्रॉन्ग क्लैन था, लेकिन इसको हराया गया। तो जो भरत थे उन्होंने पुरु के साथ क्या कहते हैं कि एक तरह से ज्वाइन कर लिया, एक तरह से गठबंधन बना लिया और एक अलग ग्रुप बना, एक अलग ट्राइब बना जिसको कुरुज कहे। कुरुज जो है, कुरुज वहीं से आता है कुरुक्षेत्र से, ठीक है, उसको वहाँ से हम लोग रिलेट कर लेंगे। अभी क्या हुआ कि कुरुज जो है यहाँ पे जो पंचलाज थे उनके साथ ज्वाइन हुए, और जो अपर गंगेटिक बेसिन है हमारा, है ना, जिसमें वाराणसी ये सब रीजन आता है, वहाँ पे उन लोगों का अपर गंगेटिक बेसिन में वाराणसी से थोड़ा ऊपर जो हस्तिनापुर का रीजन है, इन सब जगहों पे, है ना, उनका रूल इस्टेब्लिश हो गया। अब हम लोग देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मटेरियल लाइफ उनका क्या क्या था। उन्होंने ही सबसे पहले स्पोक्ड व्हील यहाँ पे चलाया। स्पोक्ड व्हील मतलब इससे पहले हम लोग देख चुके हैं, जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन था उसमें देखे थे कि सॉलिड व्हील था, व्हील में स्पोक्स नहीं थे। यहाँ पे ना स्पोक्ड व्हील का इन्होंने सबसे पहले यूज़ किया, और ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिलता है कॉकेसीज रीजन में सबसे पहले 2300 BC के अराउंड। इनका जो लाइफ था नोमैडिक था, पास्टोरल था, कहने का मतलब कि चारा के खोज में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। मवेशी पाला करते थे जिनमें गाय और बुल्स मतलब सांड और बैल ये कह लीजिए वो पाला करते थे।
एग्रीकल्चर बहुत कम था, पहले ही बताया कि वो जितने भी एग्रीकल्चर करते थे ज़्यादातर उन मवेशियों के चारे के लिए करते थे। ऋग्वेद में एक टर्म है गविष्ठी। गविष्ठी मतलब सर्च फॉर कॉज। तो अब ऑब्वियसली उस बुक में अगर कुछ टर्म है तो उस टाइम के कल्चर को दिखाता होगा। तो गविष्ठी जो है वो कह सकते हैं कि एक तरह से सर्च फॉर कॉज, कहने का मतलब कॉज, गायों को ढूंढ रहे हैं, तो ऑब्वियसली गाय कहीं ना कहीं चोरी हुआ होगा, जिस वजह से फिर लड़ाई होगी। तो जनरली जो लड़ाई हुआ करती थी वो जनरली ना मवेशियों को लेकर के ही हुआ करती थी, स्पेशली कॉज को लेकर के। कॉज उनमें क्या कहते हैं कि बहुत सारे रिसोर्सेज को भी देते थे, तो वो कॉज को पायस भी मानते थे, प्योर भी मानते थे, पवित्र भी मानते थे। ज़मीन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी, बस सिर्फ और सिर्फ ग्रेजिंग के लिए, जो मवेशी चरेंगे उनके लिए ज़मीन इंपॉर्टेंट थी, थोड़ा बहुत कल्टीवेशन के लिए इंपॉर्टेंट थी, लेकिन कोई भी किसी भी तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी टाइप से वो लोग उसको नहीं रखते थे। तो ज़मीन का बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं था। बहुत सारे क्राफ्ट्स डेवलप थे, जैसे कि कारपेंट्री का था, बढ़ी का काम, जो लकड़ी के काम करते हैं वो क्राफ्ट था। चैरियट, चूँकि रथ चलाते थे तो चैरियट मेकर्स थे। वीवर्स थे, कपड़े बुनने वाले, लेदर मेकर थे। इसके अलावा बर्तन बनाने वाले थे, और भी छोटे छोटे कुछ है ना क्राफ्ट्स थे। इनमें से मेन ये था। एक टर्म आता है जिसका नाम है, उस टर्म को कहते हैं आयाज। आयाज मतलब होता है कॉपर या कॉपर से मिलता जुलता जो ब्रॉन्ज है ना, उसके लिए आया यूज़ होता है ऋग्वेद में। तो इसका मतलब दिखाता है कि ये लोग कॉपर का भी यूज़ किया करते थे, लेकिन किसी भी तरह का ट्रेड हम लोगों को देखने को नहीं मिलता है। नो साइन ऑफ रेगुलर ट्रेड। ये लोग किसी भी तरह के सिटीज़ बना के नहीं रहते थे। हाँ, हालांकि ये रहते थे फोर्टिफाइड, मतलब मिट्टी का बना हुआ किलानुमा टाइप से सेटलमेंट्स में रहते थे, बड़े बड़े रीजन्स में रहते थे, लेकिन किसी भी टाइप का सिटीज़ का डेवलपमेंट नहीं हुआ था। एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है भगवानपुरा, हरियाणा में है, और यहाँ पे क्या कहते हैं एक्सकेवेशन हुआ है, और बहुत सारा हम लोगों को एविडेंसेस मिला है जो कि अर्ली वैदिक पीरियड से रिलेट करता है। इसके अलावा कई साइट्स हैं जो पंजाब में हैं। अब एक पॉटरी है जिसको कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, याद रखिएगा, ये पहचान है वैदिक एज का, कि इस टाइम के जो लोग थे वो मिट्टी के बर्तन यूज़ करते थे, और मिट्टी के बर्तन पे पेंटेड ग्रे, मतलब ग्रे जो कलर होता है ना, उससे पेंट किया हुआ था। तो उस टाइप का मिट्टी का जो बर्तन मिला है वो वैदिक एज का है, ठीक है। और कहीं कहीं जगह पे पेंटेड ग्रेवेयर जो है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था हड़प्पन में, कि जो लेट हड़प्पन पोट्री था उसके साथ पाया गया। तो कहीं ना कहीं कुछ लोग कहते हैं कि कन्फ्लिक्ट हुआ था। थोड़ा बहुत हम लोग अनुमान लगाते हैं, सच्चाई क्या है किसी को सही से पता नहीं है, क्योंकि जो भी हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत स्ट्रांग नहीं है। भगवानपुरा के एक्सकवेशन में एक बहुत ही बड़ा सा है ना मिट्टी का बना हुआ घर पाया गया है, जो कि 13 रूम का है, 13 रूम का है। इसके अलावा जो मवेशी हैं और जो घोड़े हैं उनकी हड्डियाँ भी मिली हैं। बहुत सारा एक्सकवेशन अभी किया जा रहा है कि और सारा आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले और हम लोग उस कल्चर को जानें। चूँकि ये हमारा एंशिएंट कल्चर है, तो ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा जो अभी का कल्चर है वो कैसे कैसे डेवलप हुआ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है ट्राइबल पॉलिटी, कि कैसे जो आर्यंस थे उनके अंदर कैसे एडमिनिस्ट्रेशन हुआ करता था उनके क्लैंस का। तो जो वहाँ पे जनरली क्या होता था कि ट्राइबल चीफ हुआ करते थे इम्पॉर्टेंट, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कह सकते हैं कि एक फिगर होता है, जो हेड होता है एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना। तो ट्राइबल चीफ, हर ट्राइब का एक चीफ होता था, जिसको राजन कहते हैं। राजा वर्ड यहीं से ड्राइव हुआ है, ठीक है। ये सेंटर में होता था और अनलिमिटेड पावर एक्सरसाइज नहीं करता था। ये राजा वैसा राजा नहीं जो डिक्टेटर टाइप से है या फिर कह ले मोनार्की टाइप से है। ये राजा चुना जाता था, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो, जो सुरक्षा कर सके, है ना, और सुरक्षा कर सके इस ट्राइब के क्या कहते हैं मवेशियों का, इस ट्राइब के जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसका अनलिमिटेड पावर नहीं करता था, ठीक है। जो किंग हुआ करते थे मतलब राजा, वो इलेक्टेड होते थे। इलेक्टेड कहने का मतलब चुने जाते थे। याद रखिए, डेमोक्रेसी का साइन दिख रहा है हम लोगों को, है ना, चुना जा रहा है, इलेक्टेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। तो जो ट्राइबल असेंबली होती थी, जिसे समिति कहते हैं, वो उसमें चुना जाता था कि कौन राजन होगा या कौन चीफ बनेगा, कौन राजा बनेगा, ठीक है। उसको प्रोटेक्टर ऑफ द ट्राइब कहा जाता था, क्योंकि पहले ही बताया मैंने, उस पूरे ट्राइब के कैटल्स का देखभाल का जिम्मेदारी, देखभाल कहने का मतलब प्रोटेक्शन, उसकी चोरी ना हो सके, है ना, उसकी जिम्मेदारी। इसके अलावा ट्राइब्स के बीच अगर लड़ाई हो रही है तो वो लड़ना, और साथ में जो गॉड्स को प्रेयर्स
ऑफर करने हैं, जो भी चीज़ हम लोगों मतलब उन लोगों को करना था, तो ये सारा काम एक राजा का होता था और वो चुने जाते थे। कई सारे असेंबलीज होते थे जो कि क्लैन बेस्ड होते थे, जिसको सभा कहते हैं। तो 4 तरह का नाम है, एक सभा है, एक समिति है, विधाता है और गण है। ऋग्वेद में ये 4 तरह का असेंबलीज का जिक्र किया गया है। इन चारों समितियों का काम था कि ये मिलिट्री और डेलिबरेटिव और रिलीजियस फंक्शंस करते थे। ठीक है, मिलिट्री मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, सैन्य मतलब लड़ाई पीठ में जो सोल्जर्स का है रोल वो। इसके अलावा डेलिबरेटिव कहने का मतलब जो डिस्कोर्स होता है, जो बातचीत होता है ना, निगोशिएशंस होता है किसी भी मैटर को लेकर के, वो। और साथ में रिलीजियस फंक्शंस को ये एक राजा क्या करता था, जिसमें से जो 4 मैंने बताया, सभा, समिति, विधाता और गण, इन चारों में से सभा और विधाता ये 2 बहुत क्या कहते हैं, सभा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, लेकिन सभा और विधाता इन दोनों का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें वुमेन भी आती थीं, तो वुमेन का भी पार्टिसिपेशन था। सभा और समिति याद रखिएगा, ये 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं कि असेंबलीज हुआ करते थे, क्योंकि जो राजा हुआ करते थे ना, वो भी इच्छा जताते थे कि इन दोनों असेंबली का उनको सपोर्ट मिला रहे ताकि वो अच्छे से फंक्शन कर सकें। जो किंग था हुआ करते थे वो कई सारे मिनिस्टर्स कह लें एक तरह से, तो फंक्शनरीज, जो कि बहुत बड़े लेवल पे मोनार्की नहीं इस्टेब्लिश था, इसलिए मिनिस्टर्स नहीं कह के हम लोग फंक्शनरीज कहते हैं, उसको हेल्प करने वाले, असिस्ट करने वाले ना। तो किंग को असिस्ट करने वाले कई सारे ऑफिसर्स होते थे, फंक्शनरीज होते थे, जो कि डेली बेसिस पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है, कहाँ क्या करना है, कब किस ज़मीन पे ले जाकर क्या कहते हैं कि ग्रेजिंग करवाना, वो सारा चीज़ मैनेज करते थे। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो फंक्शनरी था, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल था, वो था पुरोहित। पुरोहित जो होते थे वो पुजारी हुआ करते थे। ठीक है, तो 2 बहुत इम्पॉर्टेंट प्रीस्ट का नाम है ऋग्वेद में। एक हैं वशिष्ठ, वशिष्ठ जो थे वो थोड़े कंजर्वेटिव ख्याल के थे, पुराने ख्याल के थे, और एक हैं विश्वामित्र जो कि लिबरल थे। ठीक है, और विश्वामित्र के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिएगा कि जो गायत्री मंत्र है ना, गायत्री मंत्र विश्वामित्र ने ही कंपोज किया है। तो ये जो पुरोहित जो हुआ करते थे फंक्शनरी, वो राजाओं को असिस्ट करते थे, या कहते हैं कि इंस्पायर किया करते थे कि किस तरह का काम करना चाहिए, है ना, सुझाव दिया करते थे, है ना, किस तरह काम करना चाहिए। इसके अलावा इसके बदले में मवेशियों को, स्पेशली गाय को और वुमेन को, स्लेव कहने का मतलब घर के कामों को करने के लिए, है ना, जो स्लेव्स होते हैं उनको मतलब वुमेन्स को एज अ गिफ्ट लिया करते थे, रिवॉर्ड लिया करते थे। तो उस टाइम पे वुमेन का, जो वुमेन स्लेव होती थी, उनका कोई और काम नहीं कि एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में उसको यूज़ कर लिए या किसी और कामों में, सिर्फ और सिर्फ हाउस होल्ड के कामों में, है ना, जो भी झाड़ू पोछा बर्तन होगा उसमें यूज़ हुआ, मतलब जो वुमेन स्लेव्स थे उनका क्या कहते हैं कि काम हुआ करता था। इसके अलावा जो फंक्शनरी एक और, जैसे पहले मैंने बताया कि पुरोहित हो गया, एक हो गया सेनानी। सेनानी जो फंक्शनरी था, सेनानी फंक्शनरी नाम से ही वर्ड लग रहा है, सेना है, दैट मीन्स कि वो युद्ध की तैयारी है, युद्ध में इन्वॉल्व होता होगा। तो सेनानी जो थे वो स्पेयर्स यूज़ क्या करते थे, भाला, कुल्हाड़ी, तलवार और छोटे छोटे चाकू वाकू टाइप के हथियार जो होते थे वो इस्तेमाल किया करते थे। कोई भी जो ऑफिसर्स है टैक्स को कलेक्शन करने का वाला, कोई भी ऑफिसर्स का जिक्र या कोई भी ऑफिसर्स का ऐसा कोई डिस्क्रिप्शन हम लोगों को ऋग्वेद में देखने को नहीं मिलता है, मतलब टैक्स का कलेक्शन नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन जो चीफ्स थे वो ऑफरिंग्स लेते थे, बलि जिसको कहते हैं, ऑफरिंग्स लेते थे लोगों से। अब वो ऑफरिंग्स जो था किसी भी फॉर्म में हो सकता था, कहने का मतलब कि ज़रूरी नहीं कि एक मॉनेटरी ही अमाउंट हो, जो भी चीज़ हो सकता है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो जाए या जो कॉ से मिला हुआ प्रोडक्ट है, मिल्क है, चीज़ है, घी, बहुत तरह का ऑफरिंग हो सकता था, वो सब लेते थे, टैक्स वसूलते नहीं थे। कोई भी ऑफिसर्स हम लोगों को का मतलब देखने को नहीं मिला है जो कि न्याय से रिलेटेड काम करता हो, कहने का मतलब वकील या फिर जज टाइप का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आइडियल सोसाइटी थी, वहाँ चोरी नहीं हुआ करती थी। हम लोगों को कई जगह पे ऐसा केस देखने को मिला है जहाँ पे, है ना, चोरी और धोखाधड़ी का हम लोगों को एग्जाम्पल्स देखने को मिला है। इसके अलावा कुछ ऑफिसर्स थे जिनको बहुत बड़े एरिया या बहुत बड़े ज़मीन का अधिकार दिया जाता था, है ना। मैंने पहले बोला ज़मीन पर प्राइवेट प्रॉपर्टी के नहीं बल्कि ग्रेजिंग के लिए, तो पास्चर ग्राउंड का वो अधिकारी हुआ करते थे,
जिनको कहते थे व्रजापति। व्रजापति जो थे वही थे जो वॉर के टाइम पे कई सारी फैमिलीज जिनको कुलापाज कहते हैं उसके हेड को, है ना, हेड ऑफ द फैमिलीज जिनको कुलापाज कहते हैं, और हेड्स ऑफ द फाइटिंग होर्ड्स जिसको ग्रामनीज कहते हैं। फाइटिंग होर्ड्स कहने का मतलब लड़ाकुओं का जो ग्रुप होता था उसका जो हेड होता था, और जो फैमिलियों का जो नॉर्मल फैमिलीज थे उनके जो हेड होते थे, इन सबको वॉर्स में ले जाते थे व्रजापति, है ना। बाद में हम लोगों को देखने को मिलता है जो वैदिक फेज़ का जो लेटर फेज़ है उसमें हम लोगों को देखने को मिलता है कि ग्रामनी जो है बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो चुके हैं पावर में, और अब जो है वो विलेज के हेड बन चुके हैं जो कि व्रजापति के बराबर हैं, आइडेंटिकल हो चुके हैं। तो ये ग्रोथ देखने को आगे हम लोगों को देखने को मिलता है। किसी भी तरह का आर्मी नहीं मेंटेन किया जाता है, नो रेगुलर आर्मी, नो स्टैंडिंग आर्मी, आर्मी मेंटेन नहीं किया जाता है। जब वॉर का टाइम आता है तो जो ट्राइबल्स ग्रुप हैं, कई सारे ग्रुप्स हैं जैसे कि व्रत, गण, ग्राम, श्रद्धा, है ना, अलग अलग तरह के जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं वो मिलिट्री फंक्शंस को अंजाम देते हैं। वो अपने क्या कहते हैं बॉयज़ को, एक एज तक के बॉयज़ को, है ना, मेल्स को भेजते हैं लड़ने के लिए। तो किसी भी तरह का स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, मतलब पेमेंट नहीं देना है, क्योंकि कलेक्शन ऑफ टैक्सेस नहीं है तो स्टैंडिंग आर्मी नहीं बनाई जा सकती है। इसके अलावा इन लोगों का जो चाहत था वो कन्क्वेस्ट का भी नहीं था कि बड़े बड़े ज़मीनों को, है ना, जीत लिया जाए और उससे टैक्स कलेक्ट किया जाए, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ नोमैडिक लाइफ था, पास्टोरल लाइफ था। तो ज़मीन का उतना ही काम था जितना मवेशियाँ चर सकें। तो हम लोगों को जो एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिला है वो ट्राइबल सिस्टम है, ट्राइबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिला है, जहाँ पे किसी भी टाइप का सिविल सिस्टम या टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल सिस्टम कहने का मतलब लोगों के बीच में ज़मीन के मामले को लेकर या किसी मामले को लेकर के डिस्प्यूट जो होता है या जो भी मसला होता है उसको सिविल, है ना, हम लोग क्या कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं। तो किसी भी टाइप का सिविल सिस्टम और किसी भी टाइप का टेरिटरी को लेकर के, ज़मीन वमीन को लेकर के ऐसा कोई एडमिनिस्ट्रेशन की ये ज़मीन तुम्हारा, वो ज़मीन तुम्हारा, कागज़ पत्तर जो हम लोगों को देखने को आज के ज़माने को मिलता है उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि लोग जो थे वो अभी सिर्फ और सिर्फ परपेचुअल एक्सपेंशन, कहने का मतलब वो एक्सपेंशन जो कि कॉन्क्वेस्ट को लेकर के नहीं हो, है ना, जो कि जीतने और ज़्यादा ज़्यादा ज़मीन को हथियाने को लेकर के नहीं हो, वैसे एक्सपेंशन के स्टेज में है। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्राइब एंड फैमिली। तो जो आर्यंस जो क्लैन्स हुआ करते थे उसमें कोई भी एक इंसान अपनी क्लैन या ट्राइब से पहचाना जाता था, जिसको जन कहते हैं ना, मतलब उस क्लैन को या ट्राइब को जन कहते हैं। उससे एक इंसान की पहचान हुआ करती थी और उनकी सारी की सारी लॉयल्टी सिर्फ और सिर्फ उस क्लैन के लिए ही होती थी कि उस क्लैन के नाम पे वो अपना जान भी दे सकते हैं। जो ट्राइब के लिए जो टर्म है ये ऋग्वेद में जिसको जन मैंने कहा है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स दर्शाया गया, मतलब अपीयर होता है। और दूसरा जो टर्म है वो है विस, ये भी 170 टाइम्स। तो दो टर्म है ट्राइब के लिए, विस और जन। जन 100 बार आता है ऑलमोस्ट और विस 170 बार। तो ये दिखाता है कितना इम्पॉर्टेंट होता था ट्राइब उस टाइम पे, ठीक है। और हमने पहले ही बोल दिया कि टेरिटरी या ज़मीन को लेकर के किसी भी टाइप का वहाँ पे कोई अपीयरेंस, किसी भी टाइप का डिस्कशन नहीं देखने को मिला है ऋग्वेद में। तो इसीलिए हम लोग टेरिटरी का जो टर्म होता है, जनपद जिसको कहते हैं, वो एक बार भी ऋग्वेद में देखने को नहीं मिला। तो मतलब कॉन्क्वेस्ट को लेकर के आर्यंस नहीं आए थे, सिर्फ और सिर्फ अपने नोमैडिक फॉर्म को, ज़मीन जहाँ मवेशियाँ चर सकें, जहाँ वो रह सकें, बस इसलिए उनका माइग्रेशन हुआ था किसी भी जगह से। जनरली जो हम लोग जानते हैं वो स्टेपी से हुआ, लेकिन कंफर्म कोई नहीं कि एक्चुअली में उनका कहाँ से हुआ। ये एक रीजन है, इस रीजन में किस जगह से एक्चुअल में माइग्रेशन हुआ है नहीं, तो एक बड़े से रीजन को हम लोग कहते हैं कि वहाँ से माइग्रेशन हुआ है। तो जो ट्राइब्स थे जिसको विस कहते हैं या फिर जन कहते हैं, वो कई सारे, है ना, छोटे छोटे ट्राइबल यूनिट्स जिसको ग्राम कहते हैं उसमें डिवाइडेड थे, है ना। और जब इन ग्राम का आपस में लड़ाई हुआ करता था तो इसी को कहते हैं संग्राम, वॉर बिटवीन ग्राम्स या स्मॉलर ट्राइबल यूनिट्स। तो जो विस वर्ड है ना, जो मतलब ट्राइब के लिए यूज़ किया जाता है, विस से ही आता है वैश्य, है ना, जो टर्म है वहाँ से निकाला गया है। तो वैश्य वर्ण अराउज आउट ऑफ विस द मास। तो वैश्य क्या है एक्चुअली, जो ट्राइबल पीपल का जो एक बड़ा आबादी है उसको इस वर्ण में रखा जाता था रखा गया है। तो जो सबसे जो अर्लीस्ट इंडो यूरोपियन लैंग्वेजेस हैं उसमें एक वर्ड जो है
एक ही वर्ड यूज़ किया जाता है नेफ्यू के लिए, जैसे कि मान लो कि भांजा हो या भतीजा हो तो एक ही वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो ये दिखा रहा है, जैसे ग्रैंडसन है, पोता है, या फिर मतलब बेटे का बेटा है या फिर बेटी का बेटा है, पता नहीं है, एक ही टर्म यूज़ किया गया है। वैसे कज़िन है तो चाचा का बेटा है या मामा का बेटा है या बुआ का बेटा है, इससे पता ही नहीं चल रहा, एक ही टर्म दिया गया है। तो इस टाइप से दादा है या नाना है तो एक ही टर्म यूज़ किया गया है। तो ये दिखाता है कि एक बड़ी सी फैमिली थी, क्योंकि ये दिखाता है जॉइंट फैमिली को। एक टर्म अगर हम यूज़ करते हैं कज़िन के लिए तो हमें ये दिखाता है कि कितने क्लोज वो मानते थे अपने कज़िन्स को, जैसे अपने ही भाई जैसे, बस कज़िन है, वो मामा के है बेटा है कि बुआ के बेटा है, इससे कोई लेना देना नहीं, बस वो कज़िन है, हमारे फादर के बच्चे नहीं हैं लेकिन वो हमारे फादर के जो भाई हैं बहन हैं उनके बच्चे हैं। तो ये दिखाता है कि बहुत बड़ी फैमिली होती थी और नो सेपरेट हाउस होल्ड्स इन अ फैमिली, एक फैमिली में अलग अलग घर नहीं हुआ करता था, तो मतलब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। कई सारे जनरेशन्स एक ही छत के नीचे गुजार दिए, कई सारे जनरेशन एक ही छत के नीचे गुजर चुका है, तो बहुत बड़ी फैमिली हुआ करती थी। फैमिली बड़ी थी लेकिन क्या था कि पेट्रियार्कल ही फैमिली थी, मतलब जहाँ मेल डोमिनेंट फैमिली है। अब उसके लिए फैमिली के लिए जो टर्म यूज़ होता है वो है कुल, है ना, जिसमें पेरेंट्स हैं, मतलब माँ बाप हैं, दादा दादी हैं, बच्चे हैं। और कुल इतना ही भी नहीं सीमित होता बल्कि कुल में रिलेटिव्स और स्लेव्स जो कि घर के काम को करते थे वो भी आते हैं, ठीक है। तो जो क्या कहते हैं, इतने बड़े से जो कुल हैं इन सब को मिलाकर कहा जाता था ग्रे है ना। तो हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में बार बार ब्रेव सन्स मतलब साहसी बेटे और मवेशियों के डिज़ायर किया जाता है। जो भी भजन हो रहा है, जो भी हम लोग मतलब वो लोग प्रेयर करते थे उसमें बार बार, है ना, कि मुझे ऐसा बेटा दे जो अच्छा लड़ाई लड़ सके, जो इस क्लैन के लिए लड़ सके, और ढेर सारा मवेशी दे अपने जीवन को बिताने के लिए अच्छे से। इस टाइप का हम लोगों को प्रेयर्स देखने को मिलता है। कहीं भी डॉटर का डिज़ायर नहीं दिखाया जा रहा है कि बेटी हो, मुझे ये हो वो हो, इस टाइप का डिज़ायर देखने को नहीं मिलता है। तो इसका मतलब वुमेन डोमिनेंट नहीं था, मेल डोमिनेंट सोसाइटी था, इसलिए बार बार मेल का ही डिज़ायर हो रहा है, मेल चाइल्ड का ही डिज़ायर हो रहा है। हालांकि वुमेन जो है वो असेंबलीज़ को अटेंड किया कर सकती थी। मैंने बताया है इससे पहले भी कि वुमेन जो है वो असेंबली को सारे असेंबलीज नहीं, कुछ असेंबलीज में अटेंड कर सकती थी। इसके अलावा बहुत सारे सेक्रीफाइसेस, कहने का मतलब पूजा और बलि जो होता है ना, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करती थी, लेकिन अपने हस्बैंड के साथ, अलॉन्ग विद देयर हस्बैंड्स, अपना कुछ नहीं था। लेकिन हम लोग ये भी देखते हैं कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कई सारी वुमेन जो हैं, कई सारी औरतों ने भी ऋग्वेद के कुछ कुछ भजन को कंपोज किया है। तो मतलब वुमेन का रोल था, ऐसा भी नहीं कि वुमेन पूरा नील थी, कोई वैल्यू नहीं, कुछ रोल था। चूँकि मेल डोमिनेंट था तो बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन थोड़ा बहुत रोल था। मैरिज इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं कि कैसे शादी होना है, किस तरीके से शादी होना है, क्या रिचुअल्स हैं, तो मैरिज इंस्टीट्यूशंस देखने को मिलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखने को मिलता है। यामी जो है, जैसे कि एक एग्जांपल है, यामी जो है, जो कि यामा की ट्विन सिस्टर हैं, जुड़वा बहन है। तो यामी ने लव रिलेशनशिप ऑफर किया यामा को, लेकिन यामा ने मना कर दिया। तो इंसेस्ट का यहाँ पे डायरेक्ट दिखा रहा है कि इंसेस्ट वाला कोई एग्जाम्पल उसमें नहीं है। इंसेस्ट कहते हैं अपने ही एक ही पेरेंट के बच्चों में इस टाइप का लव रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो। तो ये दिखा रहा है कि ऐसा कोई सोसाइटी नहीं था। इसके अलावा पॉलीएंड्री कहते हैं कई सारे मर्द की एक ही बीवी होना, जैसे हम लोग पांडव में देखते हैं, 5 पांडव की एक बीवी थी, द्रौपदी। तो उस टाइप का एक एग्जाम्पल यहाँ भी देखा गया ऋग्वेदा में। जैसे जो मरुत्स हैं, है ना, कई सारे भाई हैं, उनकी एक ही से शादी हुई है, वो है रुदासी। इसके अलावा जो अश्विन भाई हैं, 2 अश्विन भाई थे, उनकी शादी सूर्या से हुई थी, सूर्या जो कि सन गॉड की बेटी हैं। तो पॉलीएंड्री देखने को मिला है, लेकिन इंसेस्ट नहीं, याद रखिएगा। कई जगह पे जो अभी मैंने क्या कहा, पेट्रियार्कल सोसाइटी था, पुरुष प्रधान सोसाइटी था, लेकिन हम लोगों को कई जगह पे मैट्रिलिनियल ट्रेसेस भी देखने को मिले हैं, मतलब जहाँ पे माताओं को थोड़ा ज़्यादा क्या कहते हैं कि वैल्यू दिया गया है। जैसे एक एग्जांपल है मामातेया एक जो नाम पड़ा उस लड़के का, वो उसकी माँ से पड़ा, ना कि बाप से पड़ा है। तो मैट्रिलिनियल ट्रेसेस भी या निशान भी हम लोगों को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा
कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जहाँ पे लेवरेट का प्रैक्टिस दिखाया गया। लेवरेट कहते हैं, जैसे मान लीजिए एक औरत है जिसके हस्बैंड है, अगर उनका डेथ हो गया तो, या फिर डेथ नहीं भी हुआ, किसी भी केस में अलग हुए, है ना, रिलेशनशिप टूटा है, तो उस हस्बैंड के बड़े भाई या छोटे भाई से भी शादी हुई है, ये लेवरेट है। इसके अलावा विडो का रीमैरेज भी है, मतलब विडो रीमैरेज भी किया जाता, मतलब उस सोसाइटी में किया जाता होगा। तो ऋग्वेद में जो मैरिजेबल एज है वो 16 से 17 है। 16-17 में एक क्या कहते हैं, मैरिजेबल एज को डिफाइन किया गया है, और किसी भी तरह का चाइल्ड मैरिज नहीं दिखाया गया है ऋग्वेद में। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सोशल डिवीज़न की। एक आर्यन ट्राइब्स में सोशल डिविजन्स क्या क्या थे। तो जो आर्यन स्पीकर्स थे वो गोरे हुआ करते थे, और जो इंडिजिनियस यहाँ के लोकल लोग थे वो डार्क हुआ करते थे, काले हुआ करते थे, थोड़ा फेयर डार्कर उनका रेस था। टोटल 3 ग्रुप्स क्रिएट हुए, है ना, 3 ग्रुप्स क्रिएटेड, जिसमें से पहला ग्रुप था वॉरियर्स का। वॉरियर्स मतलब जो लड़ेंगे, क्षत्रिय जो कहलाया बाद में। दूसरा था प्रीस्ट्स, जो कि पूजा पाठ करेंगे और राजाओं को, है ना, एडवाइस देंगे कि किस तरीके से किसी भी काम को किया जाए, जो कि बाद में ब्राह्मण वर्ण बना। ठीक है, इसके अलावा जो है वो, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैंने 3 पीपल लिख दिया, ये दी है ना, दी पीपल होगा, आर कट जाएगा। तो वॉरियर्स का ग्रुप हुआ, प्रीस्ट का ग्रुप हुआ, और एक कॉमन लोगों का ग्रुप हुआ, थर्ड ग्रुप जो हुआ कॉमन लोगों का। ठीक इसी पैटर्न पे हम लोगों को ईरान में भी देखने को मिलता है। जो ईरान में भी जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स डिवाइड हुए हैं वो भी वॉरियर्स, प्रीस्ट और कॉमन पीपल का हुआ है। जो 4th ग्रुप है शूद्रा, वो काफ़ी एंड में, है ना, जो ऋग्वेद का जो 10वां बुक है उसमें मेंशन है। तो कहने का मतलब ये जो शूद्रास का जो ग्रुप अपीयर हुआ है, देखने को मिला है, वो काफ़ी एंड में देखने को मिला है, अर्ली वैदिक फेज में या ऋग्वेदिक फेज में। डिफ्रेंसिएशन जो था, भेदभाव, है ना, वो ऑक्यूपेशन बेस्ड था। याद रखिए कि ऑक्यूपेशन, काम के हिसाब से। आप यहाँ भी देख रहे हैं वॉरियर्स, प्रीस्ट और कॉमन पीपल, काम के बेसिस पे ही जो डिफ्रेंसिएशन है वो किया गया है। जैसे एक बहुत ही फेमस, है ना, श्लोक का ट्रांसलेशन यहाँ पे है। जैसे लिखने वाला कह रहा है कि आई एम ए पोएट, मैं एक पोएट हूँ, मेरे पिता एक फिजिशियन है। फिजिशियन मतलब इलाज करने वाले, है ना, डॉक्टर ही होते हैं, है ना। और जो मेरी माँ है वो एक पीसने वाली, क्या मतलब गेहूँ से आटा पीसती है, ये सब, है ना, ग्राइंडर है। हम तीनों अलग अलग तरीके से अलग अलग काम करके अपना लाइवलीहुड या अपना ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि काम अलग अलग है तीनों के, और लाइवलीहुड के लिए काम अलग अलग बांटा जा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि काम ही बेसिस था किसी भी ग्रुप्स को बांटने का। ठीक है, दिक्कत ये जो डिविजन्स ज़्यादा गहरा होता चला गया तब जब वॉर्स हुए। वॉर्स होने के बाद जो इस लूट हुआ, कहने का मतलब कहीं भी लड़ाई होती है, जिससे जो हारता है ना, उसके जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं, जैसे कि मान लीजिए ज्वेलरीज हो गया, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होता है वो लूट लिया जाता है कि आप हार गए हैं, ये हम ले जा रहे हैं। तो जो लूट होते थे, जिनको बूटी कहते हैं या फिर स्पॉइल्स ऑफ वॉर कहते हैं, वो जब बांटे जा रहे थे उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कहने का मतलब जो वॉरियर्स ग्रुप हैं और जो प्रीस्ट ग्रुप हैं उन लोगों को ज़्यादा मिला और कॉमन पीपल को कम मिला। इस वजह से क्या हुआ, राजाओं और प्रीस्ट का, है ना, क्या कहते हैं, सोशली वैल्यू बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने लूट में दिखा दिया कि हम, चूँकि हमारा इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है तो हम ज़्यादा लेंगे, और इसी वजह से इनइक्वलिटीज़ क्रिएट हो गया इन लोगों के बीच में। तो राजाओं को गिफ्ट, जनरली जो गिफ्ट दिया जाता था राजाओं को या प्रीस्ट को, किसी जो भी दिया जाता था, है ना, इन दोनों में से जिसको भी गिफ्ट दिया जा रहा हो, वो जनरली मवेशी के फॉर्म में दिया जाता था, है ना, घोड़े को दिया जाता था, स्लेव्स को दिया जाता था ताकि घर के कामों में मदद हो सके। ठीक है, लेकिन किसी भी टाइप का लैंड, चाहे राजा प्रीस्ट को गिफ्ट दे रहा हो या कॉमन पीपल दे रहे हो, किसी भी तरह का जो लैंड है, ज़मीन है, उसको गिफ्ट के तौर पे नहीं दिया जा रहा है। थोड़ा बहुत अनाज की भी बात है, क्योंकि मैंने कहा कि एग्रीकल्चर बेस्ड नहीं था, तो सीरियल्स का बहुत बड़ा, अनाजों का बहुत बड़ा रोल नहीं होगा। तो एज अ गिफ्ट जो ऑफ़र किया जा रहा है, दिया जा रहा है, वो न ज़मीन के फॉर्म में देखने को मिला है, ना ही बहुत बड़े स्केल पे सीरियल्स का भी देखने को मिला है।
जो सबसे लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का हमारा वो है ऋग्वेदिक गॉड्स की। ऋग्वेद में कौन कौन से गॉड्स का नाम है या फिर किन कौन गॉड्स को जो ऋग्वेदिक पीपल थे वो पूजा करते थे। तो जनरली जो उस फेज़ के जो पीपल थे वो नेचुरल जितने फोर्सेस थे, पानी, हवा, है ना, इसी को पर्सनिफाई, इसी को इंसानी रूप दे करके पूजते थे, है ना। दे पर्सनिफाइड नेचुरल फोर्सेस और उन्हीं के तारीफ में भजन लिखा गया। जो इंद्रा हैं, जो भगवान हैं, जिनको शुरू में मैंने कहा ब्रेकर ऑफ फोर्ट्स, है ना, वो वार लॉर्ड हैं। वार लॉर्ड कहने का मतलब युद्ध के देवता, और साथ में रेन गॉड भी हैं, मतलब बारिश के या वर्षा के भी देवता हैं। उनके तारीफ में 250 मतलब हिम्स हैं। हिम्स कहने का मतलब भजन है। 250 भजन लिखा गया, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट, या ये कहते हैं ऋग्वेद में सबसे इम्पोर्टेंट जो गॉड हैं वो इंद्रा ही हैं। इसके बाद सेकंड नंबर पे अग्नि। अग्नि जो है वो फायर गॉड हैं। उनके तारीफ में 200 हिम्स है, 200 भजन हैं। और अग्नि को कनेक्टिंग लिंक मानते थे वो लोग, लिंक मानते थे गॉड्स और लोगों के बीच, भगवानों और लोगों के बीच के लिंक थे। तो इसलिए वो लोग जो भी चीज़ भगवान को ऑफर करते थे, देते थे, तो वो अग्नि में ही डाल देते थे कि अग्नि ये लेंगे और अग्नि ये ले जाके गॉड्स को देंगे, है ना। पीपल जो है वो ऑफर्ड ऑब्लेशंस इन इट, मतलब आग में डाले और आग मतलब अग्नि देवता को दिए और अग्नि देवता जाकर भगवान को दिए। तो भगवान और लोगों के बीच के ये क्या थे, लिंक थे। इस तरीके से उनको मानते थे। तीसरे नंबर पे हैं वरुण। वरुण जो हैं वो वाटर का क्या कहते हैं कि देवता हैं, पानी के देवता हैं। और इसके साथ साथ वो नेचुरल ऑर्डर, इस धरती पे जो भी नेचुरल फिनोमेना हो रहा है, जो भी प्राकृतिक चीज़ें हो रही हैं, फिनोमिनन्स हो रहे हैं, वो सारे के सारे को कंट्रोल करने वाले वरुण देवता थे। ऐसा वो लोग मानते थे कि इस धरती पे जो भी चीज़ हो रहा है नेचुरल ऑर्डर में या फिर प्राकृतिक चीज़ों में, जो भी है ना बदलाव है, चाहे हमारे फ़ायदे में हो, मतलब उनके फ़ायदे का हो रहा हो या उनके नुकसान का हो रहा हो, वो सारा बदलाव वरुण देवता का ही रिफ्लेक्शन है। वरुण देवता की जो इच्छाएं हैं उसी का रिफ्लेक्शन है, मतलब वही जो चाहेंगे वही करते हैं। इसके अलावा प्लांट्स के भी देवता हैं सोम, है ना, जो पेड़ों के देवता हैं वो सोम हैं। और यहीं से, इन्हीं से जो है, इन्हीं के नाम पे रखा गया है कि वो लोग आर्यंस जो है एक ड्रिंक पिया करते थे, जैसे अभी शराब पीते हैं ना नॉर्मल आदमी, तो उसी टाइम पे एक ड्रिंक होता था सोमरस, है ना। तो सोमरस जो है वो गॉड ऑफ प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स के जो भगवान हैं सोम, उन्हीं के नाम से रखा गया है। ऋग्वेद में कई सारे क्या कहते हैं लाइन्स लिखे गए हैं कि सोमरस को किन पेड़ों से बनाया जा सकता है, और पूरा का पूरा कह सकते हैं कि डिटेल दिया गया है सोमरस को तैयार करने का। लेकिन अभी तक कोई भी उस सोमरस को तैयार नहीं कर सकता, क्योंकि जिन पेड़ों का नाम दिया गया है वो रियल में कोई भी पहचान पाया ही नहीं है। तो सोमरस अभी भी कोई बना नहीं पाया है। जो मरुत्स हैं, मरुत जो हैं वो तूफानों के देवता हैं। अदिति और उषा, ये जो दो देवी हैं, ये जो डॉन है, डॉन कहते हैं हम लोग एकदम सुबह का जो टाइम होता है, सूरज निकलने, ये कह सकते हैं कि सूरज निकलने ही वाला वो टाइम है ना, एकदम प्रातः काल, तो उसकी देवी हैं अदिति और उषा। तो गॉड्स को जो भी वर्शिप क्या करते थे, वो वर्शिप पूजते थे, तो उनके पूजने में सबसे पहले प्रेयर्स रिसाइट होते थे, कहने का मतलब भजन को गाया जाता था। क्या अब गाने के साथ साथ उसके बाद फिर ऑफरिंग्स भी होने लगे, कि कहने के मतलब कि हम अग्नि में भी कुछ डालने लगे, है ना, प्रेयर्स को रिसाइट करते करते ये आगे और डेवलप होता चला गया। अब ध्यान दीजिए कि हर ट्राइब का, हर क्लैन का अपना अपना, कहने का मतलब एक स्पेशल गॉड वो चुन लिया करते थे कि इस ट्राइब का एक तरह से कह सकते हैं कि कुल देवी है या कुल देवता है, तो चुन लेते थे और उन्हीं के लिए सारे के सारे प्रेयर्स और सेक्रीफाइसेस ऑफर किया करते थे, और वो भी भजन के फॉर्म में। तो मान लीजिए एक क्लैन है जिसके कुल देवी हैं कुल देवता हैं इंद्र, तो अब उस क्लैन के जितने मेंबर्स हुआ करते थे वो सारे के सारे उस क्या कहते हैं इंद्र भगवान के लिए क्या कहते हैं भजन गाएंगे। सारे मेंबर्स होने चाहिए उस क्लैन के, वो भी कोरस में गाएंगे, साथ में गाएंगे। तो इस तरीके से है ना प्रेयर्स रिसाइट किया जाता था। और मैंने कहा प्रेयर्स के साथ साथ आगे चल के फिर ऑफरिंग्स भी स्टार्ट हो गए, कि सिर्फ गाना नहीं है बल्कि अब ऑफरिंग भी देना है भगवान को। आग में डाल देते हैं, अग्नि देवता वहाँ पहुँचा देंगे।
ऑफरिंग्स में बहुत कुछ होता था, जैसे कि जो भी वेजिटेबल्स उगाए हैं वो, इसके अलावा बार्ली, चूँकि गेहूँ मतलब बार्ली जो है अनाज है ना, वो भी डालते थे, घी डालते थे, जो दूध का प्रोडक्ट है वो भी डालते थे। तो जो उस टाइम पे वो लोग यूज़ करते थे, उनमें से बेस्ट चीज़ वो आग में डाल दिया करते थे ताकि भगवान को ऑफर करें। एक चीज़ याद रखिएगा कि जो सेक्रीफाइस फेशियल फार्मूला है, रिचुअल्स हैं, जो भी हैं कि कैसे करना है, ये सब चीज़ें बाद में डेवलप हुई, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ध्यान रखिए कि जो लोग वर्शिप कर रहे थे, है ना, देवताओं को या फिर अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करके देवताओं को पूज रहे थे कि हाँ पानी है तो पानी इम्पॉर्टेंट है, तो पानी के देवता हैं, है ना, तो हम उनको पूजते हैं तो हमारे लिए बारिश होगी, वर्षा होगी, हमारा जो पानी का रिक्वायरमेंट है वो पूरा होगा। तो वो जो पूछते थे वो इसलिए नहीं कि उनका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट हो कि हमें सही रास्ता दिखाए, हम गलत रास्ते पे हैं, जो हम लोग अभी करते हैं कि नहीं हमें पाप से बचा ले, ये सब चीज़। तो वो लोग अपने स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वर्शिप नहीं करते थे, बल्कि वो लोग पूछते थे प्रजा के लिए, जैसा भजनों में देखा गया है, रिसाइटेशन प्रेयर्स में लिखा हुआ है। तो वो लोग सिर्फ और सिर्फ पूजा करते थे, सिर्फ और सिर्फ कहते हैं कि वो लोग जो पूजा करते थे अपने डिमांड्स में बार बार दिखा है चिल्ड्रेन में भी कौन, ब्रेव सन, सिर्फ सन नहीं, ब्रेव सन। इसके अलावा कैटल्स के लिए, फूड के लिए, वेल्थ के लिए। वेल्थ उन लोगों के लिए क्या है? वेल्थ उन लोगों के लिए पैसा नहीं है, ज़्यादा मवेशी हो, अच्छे बच्चे हों, ये उनके लिए धन होते थे, और अच्छे हेल्थ के लिए। तो इन सब चीज़ों के लिए पूछते थे। तो ये शुरू के ट्राइब्स हैं, तो उस वक्त स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट के लिए वर्शिप नहीं हुआ करता था। तो खैर ये हुआ हम लोगों का अर्ली वैदिक फेज़। और नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, अगले वीडियो में पढ़ेंगे, वो होगा, है ना, जो मैच्योर वैदिक फेज़ है, जो कि लेटर वैदिक फेज़ है, उसको पढ़ेंगे। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आया हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you learned something, please do like and share this video and subscribe to my channel.